हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है हुमायूं। चलिए, हुमायूं से संबंधित जो प्रमुख तथ्य है उनको एक एक करके देखते हैं। हम जानते हैं कि हुमायूं मुगल साम्राज्य का द्वितीय शासक था। प्रथम शासक बाबर था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, और दूसरा शासक हुमायूं। 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। इनका जो जीवन था बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि इनके जीवन में जो चुनौतियां मिली थी वो इनको उत्तराधिकार में मिला था। जो चुनौतियां मिली थी वो उत्तराधिकार में मिला था। इसका कारण क्या था कि बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली और बहुत ही कम समय में साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन वह साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाए, क्योंकि उसके पास संगठित करने का समय नहीं मिला। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1526 में नींव डाल दी और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने कम समय में बाबर मुगल साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाए, लेकिन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जरूर कर दिया था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना जरूर कर दिया था। इसी कारण इस विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए योग्य शासक का होना अति आवश्यक था, और वो योग्य शासक का गुण हुमायूं में परिलक्षित नहीं होता है, यानी उनके पास नहीं था। अब हम किस आधार पे कह सकते हैं कि हुमायूं के पास योग्य शासक का गुण नहीं था? तो इसमें देखेंगे कि हुमायूं की अच्छी शिक्षा नहीं हुई थी। कारण क्या था? जब इसका उम्र शिक्षा ग्रहण करने का था, तो उस समय बाबर के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, और जिसके कारण बाबर इन्हें अच्छा शिक्षा देने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि हुमायूं के पास सैन्य अनुभव था, क्योंकि बाबर ने इन्हें अपने शासक रहने के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था, जहां पर इन्होंने सैन्य संगठन का अनुभव किया था। बाबर तो अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, लेकिन इनके पास घुड़सवारी का अच्छा ज्ञान था। खगोल विद्या का ज्ञान था, साहित्य का ज्ञान था। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इन्होंने रुचि लिया था, लेकिन एक परिपूर्ण शासक के लिए जो योग्यता होती है, उस योग्यता का इनके पास अभाव था, यानी हुमायूं के पास। उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, ठोस
निर्णय लेने की शक्ति उसमें नहीं थी। दृढ़ संकल्प का अभाव था, जो एक शासक के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। वह कोई निर्णय लेता था तो उस निर्णय लेता था और कार्य प्रारंभ करता था और कार्य को बीच में ही छोड़ करके दूसरा कार्य करने लगता था। तो यही सब कारण था कि हुमायूं की अयोग्यता को स्पष्ट करता है। अब चुनौतियों में देखेंगे तो चुनौतियां उनको उत्तराधिकार में मिला था, और ये चुनौती मिला था अफगानों से और भाई बंधु से, अफगानों से और भाई बंधुओं से, क्योंकि ये 4 भाई थे, हुमायूं 4 भाई थे। अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं। कामरान जो थे ये सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ था, क्योंकि किसी भी मोड़ पर देखेंगे जब जब हुमायूं किसी युद्ध में लिप्त था तब तब कामरान ने इनको परेशान किया है, और अंत में ऐसा हुआ कि हुमायूं इनको मौत के घाट उतार दिया। आगे देखते हैं तो भाई बंधु से तो चुनौती था, इसके अलावा अफगानों से भी महत्वपूर्ण चुनौती था। भाई बंधु से जितना कठिन चुनौतियों का सामना इसने किया, उससे ज्यादा कठिन समस्याओं का सामना अफगानों से किया, क्योंकि अफगान जो थे, अफगान लोग बाबर के समय से ही मुगल के दुश्मन बने हुए थे। बाबर के समय से ही मुगल के दुश्मन बने हुए थे, और बाबर ने अफगानों पर नियंत्रण करने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से उसको नियंत्रण में करता, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के मरने के बाद अफगान शक्ति की हौसला बुलंद हो गया और हुमायूं को वो चुनौती के रूप में लिया, और अफगान लोग चाहते थे कि किस प्रकार से मुगल वंश को भारत से बाहर किया जाए और दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अपनी शासन की स्थापना किया जाए। इसी को लेकर के अफगान और मुगलों के बीच संघर्ष जारी रहा। अब चलते हैं आगे कि हुमायूं शासक बनने के बाद पहला कदम क्या उठाता है। तो उनका पहला कदम जो था हुमायूं का, वो था कालिंजर का अभियान। कालिंजर का युद्ध बोलिए या अभियान बोलिए, यह युद्ध 1531 ईस्वी में, क्योंकि 1530 में वो शासक बना था और 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध लड़ा। अब वो कौन सी घटनाएं थी, वह क्या कारण था जो हुमायूं को कालिंजर का अभियान तत्काल करना पड़ा। इसके पीछे कारण था कि कालिंजर जो था यह बुंदेलखंड का क्षेत्र था। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां का ये क्षेत्र था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह पहाड़ी क्षेत्र था। सैनिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता था। सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये अच्छा माना जाता था। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चुनौती था, यहाँ के शासक थे कालिंजर के उस समय प्रताप रुद्र थे। प्रताप रुद्र
देव। प्रताप रुद्र देव ने क्या किया कि इन्होंने अफगानों को संरक्षण दिया था। इनके द्वारा अफगान को संरक्षण दिया गया था। अफगानों को संरक्षण दिया गया था, जो कालिंजर पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। इसी कारण हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया। जब हुमायूं कालिंजर के अभियान पे जाता है तो वहां पर कालिंजर के क्षेत्रों पर प्रताप रुद्र देव और हुमायूं के बीच टकराव की स्थिति बनती है और प्रयास करता ही रहता है कि तब तक उन्हें सूचना मिलती है हुमायूं को कि अफगान लोग जो हैं वो अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अपनी साम्राज्य का विस्तार कर रहा है चुनार के क्षेत्रों में। और उस समय बिहार का शासक था महमूद शाह, महमूद खां लोदी। यह भी अफगानी थे और इन्होंने बनारस का जो क्षेत्र है, बनारस के क्षेत्र में जौनपुर पड़ता है, इन पर कब्जा जमा लिया था और साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से, मुगल साम्राज्य के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो जब हुमायूं कालिंजर के युद्ध में व्यस्त था, उसी समय उनके सामने ये सब समस्या उपस्थित हुआ। इसके अलावा अफगान लोग प्लानिंग बना रहे थे कि किस प्रकार से भारत से मुगल को बाहर किया जाए। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए हुमायूं ने कालिंजर के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, इनके साथ संधि करना ज्यादा उचित समझा और प्रताप देव भी संधि करना ही ज्यादा उचित समझा, यानी ये भी संधि करने के पक्ष में थे। तो दोनों के बीच संधि हो जाती है और संधि होने के बाद प्रताप रुद्र देव ने हुमायूं को क्षतिपूर्ति के लिए धन दिया, यानी युद्ध में जो हुमायूं की क्षति हुई थी वो क्षतिपूर्ति के लिए उसने धन दिया और समझौता कर लिया। धन देकर समझौता कर लिया और हुमायूं बिना कालिंजर को अपने नियंत्रण में लिए वापस आगरा आ जाते हैं। अब दूसरा अभियान शुरू होता है। दूसरा अभियान है जौनपुर का अभियान। यह अभियान 1532 ईस्वी में हुमायूं द्वारा किया गया। इस समय यहाँ के शासक महमूद खां लोदी था, यानी जौनपुर का जो क्षेत्र था, जो जौनपुर बनारस का जो क्षेत्र है, बनारस के आसपास के एरिया थे, तो वहां के क्षेत्रों पर महमूद खां लोदी का नियंत्रण था। और महमूद खां लोदी को हराने के लिए, जौनपुर पर कब्जा करने के लिए हुमायूं ने जौनपुर का अभियान किया।
क्योंकि जौनपुर जो था पश्चिम से पूर्व के और जाने वाले मार्ग पर पड़ता था और ये सामरिक दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था कि पश्चिम से उन्हें कभी आर्थिक मदद मिलती थी, घोड़ा लाया जाता था, इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो इसीलिए जौनपुर क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए हुमायूं ने महमूद खान लोदी पर आक्रमण करता है, युद्ध होता है और युद्ध में महमूद खान लोदी हारते हैं और अपनी जान बचा करके वो उड़ीसा भाग जाते हैं। उड़ीसा भाग जाते हैं। अब हुमायूं के द्वारा जौनपुर को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी हुमायूं ने जौनपुर पर नियंत्रण स्थापित कर देता है। अब आगे देखिए क्या होता है कि फिर जौनपुर को जीतने के बाद हुमायूं आगरा आता है और आगरा के बाद फिर तीसरा अभियान होता है उनका चुनार के ऊपर। यहां का शासक इस समय, यहां के शासक इस समय शेर खां था। शेर खां था और शेर खां ने ही चुनार के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और चुनार को पूरब का द्वार कहा जाता है और चुनार ऊंचाई पर था। चुनार को जितना आवश्यक था क्योंकि पश्चिम के मार्ग अवरुद्ध था। यदि हुमायूं चुनार पर नियंत्रण नहीं करता तो पश्चिम के मार्ग बंद हो जाता। तो इसलिए चुनार के ऊपर नियंत्रण करना हुमायूं ने आवश्यक समझा और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब वह चुनार पर आक्रमण करने के लिए जाता है तो लगभग 4 महीने तक वहां पर घेरा डाल रखा था। 4 महीने तक घेरा डाल के रखा, लेकिन 4 महीने के बाद उसे सूचना मिलती है कि आगरा में अस्करी का दाखिल हो रहा है, यानी आगरा पर अस्करी का आक्रमण हो रहा है और आगरा पर अस्करी जो है वो नियंत्रण करने के प्रयास में है। अस्करी जो उनका भाई था हुमायूं का, यह सूचना मिली। इसके अलावा उन्हें यह भी सूचना मिली कि गुजरात के शासक गुजरात के शासक बहादुर शाह गुजरात के शासक बहादुर शाह, यह गुजरात पे तो इनका नियंत्रण था, ये राजस्थान के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और राजस्थान क्षेत्र से राजपूत शासकों को अपने संरक्षण में लेकर के दिल्ली पर आक्रमण करने के फिराक में लगे हुए थे। तो ये सूचना पाकर के हुमायूं ने शेरशाह से युद्ध लड़ना, यानी शेर खां से युद्ध लड़ना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने शेर खां से संधि कर ली। दूसरी तरफ शेर खां को भी ये पूरी तरह पता था कि वो हुमायूं से उस समय हार जाता, इसलिए वह भी संधि करना ही उचित समझा। शेर खां और हुमायूं के बीच संधि हो जाती है और संधि होने के बाद युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में धन दौलत जो भी है वो शेर खां हुमायूं को देते हैं और उसके बाद हुमायूं वहां से पुनः आगरा वापस आ जाते हैं। अब इसका अगला आक्रमण देखिए। अब है आगरा आने के बाद हुमायूं प्लानिंग करता है, योजना बनाता है गुजरात पर आक्रमण करने के लिए, जो वहां पर
गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनके ऊपर। तो बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण करने के प्रयास में हुमायूं गुजरात जाता है, लेकिन इससे पहले की एक घटना है, उनको भी समझ लीजिए। जब बहादुर शाह गुजरात का शासक था और उस समय जब वो राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था, राजस्थान के चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ को जीतने का प्रयास करता है। तो उस समय चित्तौड़ के जो राजा थे वो था संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह की विधवा पत्नी रानी कर्णवती। चित्तौड़ के राजा थे संग्राम सिंह। चित्तौड़ के राजा जो संग्राम सिंह थे, इनकी विधवा पत्नी थी रानी कर्णवती। तो जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय रानी कर्णवती ही शासिका थी। तो रानी कर्णवती ने क्या की, चित्तौड़ को बचाने के लिए राखी भेजती है हुमायूं के पास। उसको हुमायूं को भाई मान ली और हुमायूं के पास राखी भेजती है और चित्तौड़ को बचाने के लिए उनसे सहायता की मांग करती है। लेकिन हुमायूं क्या करता है, उनकी मांग को ठुकरा देता है। ये जो है हुमायूं के लिए एक राजनीतिक भूल बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। अब चित्तौड़ जो है बहादुर शाह के कब्जे में आ गया, और जैसे चित्तौड़ पे बहादुर शाह कब्जा कर लेता है, यहां से हुमायूं पुनः गुजरात की तरफ जाता है बहादुर शाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। जब वो हुमायूं गुजरात जाता है तो गुजरात में दोनों के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध में किसी तरीके से बहादुर शाह जीतता तो नहीं है, वह बहुत सारी प्लानिंग करता है, योजना बनाता है कि किस तरह से हुमायूं को हराया जाए, छल कपट का भी सहारा लेता है, लेकिन वह अंततः जीतता नहीं है, हुमायूं जीत जाता है। और उसके बाद वह अपनी मौत से बचने के लिए गुजरात छोड़ करके मांडू भाग जाता है। हुमायूं क्या करता है कि बहादुर शाह का पीछा करते हुए वह मांडू तक जाता है, और मांडू पर भी वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। उसके बाद मांडू को जीतने के बाद हुमायूं पुनः आगरा आ जाता है। जब हुमायूं आगरा आता है तो पुनः बहादुर शाह जो था वो पुनः वापस आकर के पुर्तगालियों की सहायता से पुनः वह गुजरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। लेकिन बाद में पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच टकराहट उत्पन्न हो जाती है और पुर्तगाली उनको मौत के घाट उतार देता है, बहादुर शाह को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस टॉपिक में हमने हुमायूं के जो आरंभिक जीवन थे, शासक बनने के बाद जो आरंभिक जीवन थे और जो चुनौतियां थी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद अब उसकी एक मुख्य चुनौतियां है शेरशाह सूरी। शेरशाह जो बिहार के क्षेत्रों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया बाद में, और बंगाल के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास में था। और इसी को लेकर के शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, और वो युद्ध होता है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, जो 1539 और 1540 में लड़ा गया था। 1539 और 1540। इसी कन्नौज के युद्ध में भारत का शासक
शेर खां बन जाता है और हुमायूं जो है भारत से बाहर चला जाता है। यानी द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा कन्नौज युद्ध जीतने के बाद कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने हुमायूं के बारे में बताया। अगले टॉपिक में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध होता है और भारत में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना होती है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब आया था? इसका उत्तर आप लोग इसे कमेंट में देंगे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।